बीरबल और छिपा हुआ बिच्छू। सम्राट अकबर के दरबार में एक सुबह विशेष हलचल थी। दरबारी असहज थे, प्रहरी सतर्क थे और नगर के कोने कोने से फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। कारण था राजमहल के अंदर एक रहस्यमयी बिच्छू का आतंक। ये कोई साधारण बिच्छू नहीं था। इसकी हरकतें विचित्र थी। ये दिखाई नहीं देता, लेकिन लोगों को डंक मारता और फिर गायब हो जाता। न कोई शोर, न कोई भागने की आवाज। पहले एक दरबारी को डंक लगा, फिर एक मंत्री की पत्नी को, और अब खुद अकबर के शाही बिस्तर में बिच्छू के निशान पाए गए थे। सम्राट भयभीत तो नहीं थे, लेकिन चिंतित अवश्य थे। उन्होंने एक ही नाम पुकारा, बीरबल। बीरबल दरबार में आए, चेहरे पर वही शांत मुस्कान और तेज आंखें। उन्होंने पूरे महल की सुरक्षा की जांच की, घुड़साल से लेकर रसोई घर तक। उन्होंने हर उस स्थान का निरीक्षण किया जहां कोई शक हो सकता था। बीरबल ने सबसे पहले डंक खा चुके लोगों से बातचीत की। वो एक पुरानी पुस्तिका भी लेकर आए, जिसमें जड़ी बूटियों, विषों और दुर्लभ प्रजातियों के बारे में लिखा था। पर जो निशान बिच्छू के बताए जा रहे थे, वो सामान्य नहीं थे। ये डंक सिर्फ शरीर पर असर नहीं करता, बीरबल बोले, ये दिमाग पर भी असर डालता है। ये किसी विषैले जानवर से ज्यादा एक सोची समझी चाल लगती है। अकबर चौंके। तुम्हारा मतलब है कोई षड्यंत्र? संभव है महाराज, और मुझे शक है कि ये बिच्छू सिर्फ एक प्रतीक है। असली डंक कहीं और से चलाया जा रहा है। बीरबल ने गुप्त रूप से महल में रहने वाले सेवकों, दरबानों और वैद्यराजों से बातचीत शुरू की। उन्होंने ध्यान दिया कि डंक हमेशा उन्हीं लोगों को लगा जो या तो सम्राट के बहुत करीब थे या दरबार में प्रभावशाली। और एक विशेष बात, डंक लगने के बाद हर व्यक्ति की याददाश्त कमजोर हो जाती। कुछ को अपने नाम याद नहीं रहते, तो कुछ को वो दिन जिनमें उन्हें डंक लगा था। ये सिर्फ बिच्छू का जहर नहीं हो सकता था। ये एक धीमा मानसिक हमला था, शायद सत्ता पर कब्जा जमाने की तैयारी। एक रात बीरबल ने स्वयं महल में छिपकर निगरानी की। आधी रात को उन्होंने देखा, एक काली परछाई चुपचाप दीवार के पीछे से निकली और सीधे राजा के कक्ष की ओर बढ़ी। बीरबल ने पीछा किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने पास जाकर देखा, कोई नहीं था। दीवार पर एक छोटा सुराख था, जिसमें हल्की गंध थी, जैसे किसी दुर्लभ जड़ी बूटी या रसायन की। कोई विषैला धुआं या रासायनिक प्रयोग, बीरबल बुदबुदाए। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सभी राजवैद्य, कीमियागरों, रसायनविदों और औषधिकारों को बुलाया। सबने स्वीकार किया कि ऐसा कोई धुआं वास्तव में बनाया जा सकता है, जो किसी को भ्रमित कर दे या उसकी स्मृति बदल दे। पर कौन बना रहा था ये? बीरबल को महल की पुरानी लाइब्रेरी में एक किताब मिली, विषकला और माया प्राणियों की विद्या। इसमें एक अध्याय था, गुप्त बिच्छू नामक प्राणी। कहा जाता था कि ये बिच्छू किसी विशेष मंत्र और रसायन से बनाया जाता है। ये अदृश्य हो सकता है और इसके डंक से मनुष्य अस्थायी पागलपन, भ्रम और भय का शिकार हो जाता है। पर सवाल था, ये प्राचीन विद्या किसके पास थी? अब बीरबल ने शक की दिशा दरबार के ही एक पुराने कीमियागर की ओर मोड़ी। हकीम गुलरुख, जो वर्षों से महल में था, पर हमेशा एक कोने में चुपचाप रसायन बनाता रहता था। गुलरुख को बुलाया गया। उसने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में कुछ छुपा था। बीरबल ने उसकी प्रयोगशाला में छापा मारा और वहां उन्हें एक संदिग्ध शीशी मिली, जिस पर लिखा था, स्मृतिहर विषधुआ मृगमरीचिका तत्व। बीरबल ने ये शीशी दरबार में लाई और गुलरुख से पूछा, ये क्या है? गुलरुख बोला, मुझे नहीं पता, ये मेरे शिष्य ने रखा होगा। पर बीरबल को यकीन था, ये वही बिच्छू है। एक ऐसा बिच्छू जो नजर नहीं आता पर डंक देता है और इंसान को अपने आप से दूर कर देता है। बीरबल ने सबूत इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन ठीक उसी रात गुलरुख गायब हो गया। उसका कमरा खाली मिला
और वहां दीवार पर लिखा था, मैं सिर्फ शुरुआत था, असली बिच्छू अभी छिपा है। और अगला डंक खुद बीरबल पर होगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। गुलरुख के गायब होने के बाद महल की दीवारें जैसे और भी रहस्यमयी हो गई थी। बीरबल को अंदेशा था कि यह सिर्फ किसी एक पागल रसायन शास्त्री की चाल नहीं थी। इस बार वो दुश्मन कहीं ज्यादा चालाक और सुनियोजित था। दरबार में अब भी वही गंध थी, हल्की मगर तेज। कोई ऐसा पदार्थ जो केवल बीरबल की पैनी नजर पहचान सके। एक और घटना घट गई। शाही पुस्तकालय के रक्षक कविराज दयानंद अचानक पागल हो गए। उन्हें भी वैसी ही स्मृति भ्रांति हो गई थी जैसी पहले के पीड़ितों को हुई थी। उनकी बातों से एक नाम बार बार निकलता, नीली छाया छत के ऊपर से आती है। रात के तीसरे पहर बीरबल स्वयं छत पर गए। चांदनी में महल की छत सफेद संगमरमर सी चमक रही थी, लेकिन एक कोना ऐसा था जहां छाया गाढ़ी लग रही थी, मानो वहां कोई था जो वहां नहीं होना चाहिए। बीरबल वही छुप गए। 1 घंटा, 2 घंटे बीते, तभी एक परछाई सरकी। चुपचाप, बिना कोई आवाज किए, उसने एक छोटी थैली छत की दरार में रखी और अदृश्य हो गई। बीरबल ने थैली खोली। उसमें एक नीला पाउडर था। रात को देखते हुए वो हल्की रोशनी छोड़ रहा था। साथ में एक कागज का टुकड़ा। अब बारी तुम्हारी है, बीरबल। बीरबल समझ चुके थे, उन्हें शिकार बनाया जा रहा था। अब बीरबल के सामने 2 रास्ते थे। ये सब एक वैज्ञानिक प्रयोग है या फिर कोई तांत्रिक शक्ति। उन्होंने शाही विद्वानों की सभा बुलाई। रसायनज्ञ, खगोल शास्त्री, ज्योतिषी, तांत्रिक, सभी। शोध के बाद निष्कर्ष निकला, नीला पाउडर नरमधुरा नामक एक विलुप्त तत्व का अंश है, जिसका प्रयोग प्राचीन तांत्रिक मंत्रों और मानसिक भ्रम फैलाने वाले प्रयोगों में होता था। पर यह सामग्री अब कहां से आई? सबका ध्यान गया एक बंद पड़ी काली प्रयोगशाला की ओर, जो दशकों से सील थी। कहा जाता था कि वहां पर पहले के शासकों ने गुप्त प्रयोग किए थे। बीरबल ने अपने साथ केवल 2 विश्वसनीय सैनिक और एक वैद्य को लेकर उस प्रयोगशाला का दरवाजा खुलवाया। अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर असामान्य चित्र उकेरे गए थे, आदमी और जानवरों के बीच के प्राणी, आंखें जिनमें स्याहपन था, और केंद्र में एक बर्तन जिसके चारों ओर बिच्छुओं के चिन्ह बने थे। बर्तन में एक कागज पड़ा था। 6ठा डंक अब तैयार है, बीरबल को नींद में बुलाओ। क्या इसका अर्थ यह था कि बीरबल की हत्या नहीं, बल्कि उन्हें नियंत्रण में लेने का प्रयास किया जा रहा था? बीरबल ने एक साहसिक योजना बनाई। वो खुद को पीड़ित बनाने को तैयार हो गए। रात में उन्होंने जानबूझकर वो नीला पाउडर सूंघा और गहरी नींद में चले गए। पास ही वैद्य और सैनिक छिपे थे। उस रात बीरबल ने एक सपना देखा, एक बिच्छू जो इंसान की भाषा में बोल रहा था, तुम सच के रक्षक हो, लेकिन हर सच्चाई उजाले में नहीं लाई जा सकती। क्या तुम वो कर सकोगे जो जरूरी है? सुबह जब बीरबल उठे, वो घबरा गए। उन्हें अपनी पहचान याद नहीं थी। अगले 7 दिन बीरबल दरबार में आते जाते रहे, लेकिन उन्होंने किसी से बात नहीं की। न कोई सलाह, न कोई फैसला। अकबर चिंतित हो उठे। तभी बीरबल की जगह दरबार में एक नया सलाहकार आया, शफात अली, जो पहले कभी सामने नहीं आया था, लेकिन अब हर निर्णय में आगे था। बीरबल की आंखों में कुछ छुपा था, और शफात अली की आंखों में कुछ बहुत ज्यादा जाना पहचाना। क्या बीरबल वाकई अपने होश में नहीं थे, या फिर वो कोई चाल चल रहे थे? 8वें दिन बीरबल अचानक दरबार में खड़े हुए और बोले, सम्राट, मैं आपको चेतावनी देता हूं। महल में एक ऐसा आदमी है जो सबको भूलने के कगार पर पहुंचा रहा है। सब चौंक गए। शफात अली मुस्कुराया। बीरबल की आंखें लाल हो रही थी। वो बोले, मैं बीरबल नहीं हूं, मैं उसका परछाई हूं। बीरबल अब उसके पास है। दरबार में हड़कंप मच गया। अब सवाल थे, क्या बीरबल सच में अपने होश खो चुके हैं? शफात अली कौन है? क्या वो असली दुश्मन है
क्या नीला पाउडर सिर्फ भ्रम पैदा करता है या आत्मा पर कब्जा करता है? छठा डंक किसके लिए तैयार किया गया है? और सबसे बड़ा रहस्य, क्या बीरबल खुद ही अगला बिच्छू बन चुके हैं? सम्राट अकबर के महल में हर सुबह एक नई गतिविधि, एक नई सभा और कभी कभी कोई नई साजिश चलती थी। परंतु उस दिन की सुबह कुछ अलग थी। सूरज का प्रकाश भी महल की ऊंची मीनारों से चुपचाप फिसल रहा था। महल के सैनिक पहले से ज्यादा सतर्क थे और दरबार के गलियारों में जो फुसफुसाहटें थी वे अब डर में बदल चुकी थी। महाराज को किसी ने डंक मारा है, ये खबर आग की तरह फैली। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, कोई बिच्छू दिखाई नहीं दिया। शाही चिकित्सकों ने कहा कि यह जहर किसी बिच्छू जैसा ही है, पर इससे पहले उन्होंने ऐसा जहर कभी नहीं देखा था। और यह केवल सम्राट अकबर तक सीमित नहीं था। 3 मंत्री, 2 सेवक और एक दरबारी, सभी पर यही हमला हो चुका था। जहर एक ही प्रकार का था और बिच्छू हर बार अदृश्य। सम्राट अकबर ने उसी क्षण बीरबल को बुलवाया। बीरबल जब दरबार में पहुंचे तो वातावरण असामान्य रूप से गंभीर था। सम्राट के चेहरे पर तनाव था, जो बहुत कम देखने को मिलता था। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, कौन है ये अदृश्य शत्रु? अकबर ने उत्तर में एक सुनहरा कटोरा थमा दिया, जिसमें एक काला दाग और कुछ गाढ़ा विष था। यह जहर किसी बिच्छू के डंक से निकला है, पर कोई बिच्छू न दिखाई दिया, न मरा मिला। बीरबल ने कटोरे को ध्यान से देखा। वो जानते थे ये केवल जानवर का काम नहीं हो सकता, ये चाल कोई इंसान चला रहा है। बीरबल ने महल की गुप्त लाइब्रेरी का रुख किया, जो केवल चुनिंदा मंत्रियों को ही खुलती थी। वहां उन्होंने वर्षों पुरानी एक पुस्तक निकाली, जंतुतंत्र विद्या, जिसमें दुर्लभ जानवरों के व्यवहार और नियंत्रण के बारे में लिखा था। पुस्तक के अंतिम अध्याय में वर्णन था, विषबिच्छू एक ऐसा रसायनात्मक प्रयोग से उत्पन्न जीव, जिसे अदृश्य करने की विद्या से तैयार किया जाता है। ये बिच्छू केवल अपनी गंध और डंक से पहचाना जा सकता है। इसका उद्देश्य केवल शारीरिक हानि नहीं, मानसिक भ्रम और वशीकरण होता है। बीरबल अब समझ चुके थे, ये सिर्फ एक विषैला बिच्छू नहीं था, ये किसी गहरे षड्यंत्र का हिस्सा था। बीरबल ने जासूसों की सहायता से महल के पुराने कीमियागर गुलरुख के बारे में जानकारी इकट्ठी की। ये वही गुलरुख था जिसे कई वर्ष पहले अंधेरे में रासायनिक प्रयोग करते हुए पकड़ा गया था और उसे देश निकाला दे दिया गया था। पर अब खबर थी कि वो चुपचाप महल में वापस लौट चुका है बतौर वैद्य। वो अपने चेहरे पर नकाब पहनता था और सबसे दूर रहता था। बीरबल ने गुप्त रूप से उसके कमरे की तलाशी ली और एक नीले रंग का कांच का डिब्बा पाया। उसमें एक अजीब गंध थी, वही गंध जो डंकों के बाद शिकार के शरीर पर पाई गई थी। गुलरुख, यही है वो, बीरबल बुदबुदाए। पर जैसे ही उन्होंने डिब्बा उठाया, एक आवाज आई, तुमने मुझे खोज तो लिया बीरबल, पर मेरा असली बिच्छू अभी भी छिपा है और अगला डंक तुम्हारे विचारों पर होगा। बीरबल ने वो नीला रसायन सुरक्षित कर लिया, पर अगले दिन वो खुद बीमार पड़ गए। उनके कमरे में किसी ने वो रसायन फिर से फैला दिया था। बीरबल को बुखार, भ्रम और स्मृति भ्रम होने लगा। वो अपने पुराने निर्णय याद नहीं रख पा रहे थे। दरबार में उनके सुझाव उलझे हुए और अस्पष्ट होने लगे। अकबर चिंतित थे। बीरबल, जिन्हें उन्होंने कभी सबसे बुद्धिमान माना था, अब धीरे धीरे अपनी पहचान खोते जा रहे थे। लेकिन बीरबल हार मानने वालों में नहीं थे। उन्होंने अपने कमरे में खुद को बंद किया और जहर के असर को उलटने के लिए जड़ी बूटियों और ध्यान का सहारा लिया। 3 दिन तक वो सोए नहीं। 3 रातों तक उन्होंने केवल अपने दिमाग को बचाने का प्रयास किया। चौथे दिन सुबह बीरबल पूरी तरह बदले हुए थे। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, मुझे वो दिखाई दिया है, बिच्छू को नहीं, बिच्छू के स्वामी को। पर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, मुझे एक और रात दीजिए। उस रात बीरबल ने
महल के पीछे वाले बागीचे में पहरा हटवा दिया। वहीं उन्होंने एक गड्ढा खुदवाया और उसमें एक ताम्र पात्र दबाया जिसमें वो नीला विष रखा था। उन्होंने जानबूझकर संदेश भेजा, जहर अब नष्ट कर दिया जाएगा। आधी रात को एक परछाई आई, नकाब में एक चेहरा जिसे बीरबल पहचानते थे, गुलरुख। पर गुलरुख अकेला नहीं था, उसके पीछे 4 और लोग थे, दरबार के ही कुछ मंत्री, जिन्होंने सत्ता पाने के लिए ये विषबिच्छू योजना बनाई थी। बीरबल, हम तुझे मारना नहीं चाहते, तेरे ज्ञान का इस्तेमाल करना चाहते हैं, गुलरुख बोला। बीरबल मुस्कराए, तुम भूल रहे हो, जहर का प्रभाव केवल दिमाग पर नहीं होता। अगर मस्तिष्क मजबूत हो तो जहर खुद ही मर जाता है। और तभी गड्ढे से धुआं उठा। बीरबल ने तांत्रिक मंत्रों और अग्नि से विषबिच्छू को जला दिया था। अगले दिन दरबार में कोई मंत्री अनुपस्थित नहीं था, पर गुलरुख फिर से गायब था। बीरबल ने कहा, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, ये केवल पहली चाल थी। अकबर ने पूछा, तो असली शत्रु कौन है, बीरबल? बीरबल ने आकाश की ओर देखा और कहा, वह जो अब तक छाया में था, और अब अगली बार शायद मैं ही उसका शिकार बनूं। या तुम। महल के एक कोने में एक बेजान दीवार पर एक नई दरार दिखी। उसमें से एक छोटी सी पूंछ धीरे धीरे रेंगती हुई बाहर निकली। शायद एक और बिच्छू, या शायद वही जो कभी मरा ही नहीं। शाही दरबार, आगरा। सुबह की पहली किरणें लाल किले की ऊंचाइयों से होकर उतर रही थी, पर उस दिन सूरज की गर्माहट किसी को सुकून नहीं दे रही थी। महल में कुछ ऐसा घटा था जो न केवल सुरक्षा तंत्र पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा था, बल्कि सम्राट अकबर की सत्ता को चुनौती देता प्रतीत हो रहा था। महल के मुख्य रसोइये को अचानक तेज बुखार चढ़ा और अगले ही दिन उसके शरीर पर नीले काले निशान उभर आए। शाही वैद्यों ने पहले सोचा कि ये कोई आम रोग है, लेकिन जब वही लक्षण 2 अन्य दरबारियों, सेनापति मुजफ्फर खान और मंत्री अमरचंद में दिखाई दिए तो भय की लहर दौड़ गई। शरीर पर उभरे निशान छोटे छोटे छल्लों की तरह थे, जैसे किसी बिच्छू ने डंक मारा हो। पर हैरानी की बात यह थी, कोई बिच्छू नहीं मिला। सम्राट अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल, उन्होंने कहा, जब दुश्मन छाया में हो तब तलवार नहीं, बुद्धि काम आती है। हमें यह जानना है कि यह बिच्छू कहां से आया और क्यों। बीरबल ने दरबार की स्थिति का निरीक्षण शुरू किया। तीनों पीड़ितों की दिनचर्या, भोजन, वस्त्र और यहां तक कि उनके सोने के स्थानों की भी जांच की गई। बीरबल ने पाया कि सभी एक ही रात महल की पश्चिमी शाखा में किसी न किसी कारण से रुके थे। वो पश्चिमी शाखा जो वर्षों से बंद थी, क्योंकि वहां कभी आग लगी थी। वहां का एक कमरा था, कक्ष 117, जिसे रहस्यमयी प्रयोगशाला कहा जाता था। बीरबल ने एक सैनिक के साथ कक्ष 117 की ओर प्रस्थान किया। दरवाजे पर अब भी शाही मोहर थी, लेकिन मिट्टी गीली थी, जैसे हाल ही में कोई वहां गया हो। भीतर घुप अंधेरा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, तेज, मिर्ची जैसी और कुछ रसायन जैसी। कमरे के एक कोने में लोहे का एक संदूक पड़ा था। उस पर खून जैसे लाल रंग में लिखा था, सिर्फ शरीर नहीं, अब आत्मा पर डंक लगेगा। बीरबल के माथे पर पसीना आ गया, पर उन्होंने सैनिक से कहा, किसी को कुछ मत बताना। इस खेल की चालें हमें अपने भीतर से ही जाननी होंगी। रात को बीरबल अपने अध्ययन कक्ष में कुछ दुर्लभ ग्रंथों की सहायता से अदृश्य जंतुओं पर जानकारी इकट्ठा करने लगे। उन्होंने एक शाही पुस्तक से एक अंश पढ़ा, विषबिच्छू एक तांत्रिक प्रयोग से बना जीव, जो शारीरिक नहीं, मानसिक स्तर पर आघात करता है। इसके डंक से न केवल शरीर पीड़ित होता है, बल्कि स्मृति, विवेक और आत्मा भी घायल होती है। अब बात समझ आ रही थी। यह सिर्फ किसी जानवर का काम नहीं था, ये एक गुप्त प्रयोग था, राजनीति और तंत्र का घातक मेल। अगली रात महल की मुख्य बगीची में दरबार का एक अन्य सदस्य, फजल खान,
जोर से चिल्लाया। वो चिल्लाता रहा, बिच्छू, बिच्छू, पर कोई कुछ नहीं देख पाया। बीमार होने के बाद जब होश में आया तो बोला, काली परछाई थी। उसकी पीठ पर कांटे थे और आंखें, जलती हुई आंखें। बीरबल ने उसकी आंखों में झांका। वे कांप रही थी, भय से भरी हुई थी। ये कोई आम विष नहीं था, ये किसी अदृश्य सत्ता की घातक चाल थी। बीरबल को अब किसी ऐसे शख्स की जरूरत थी जो रसायन, विष और तंत्र तीनों का ज्ञाता हो। तभी एक नाम उनके ज़हन में कौंधा, गुलरुख। गुलरुख कभी महल का रसायन शास्त्री था, जिसे वर्षों पहले देशनी काला दे दिया गया था, क्योंकि वो तांत्रिक प्रयोगों में लिप्त पाया गया था। बीरबल ने गुप्तचर भेजे और उन्हें पता चला गुलरुख अब महल के पास ही एक गांव में छद्म नाम से रह रहा था। गुलरुख से गुप्त रूप से मिलने पर बीरबल ने उससे पूछा, क्या तुमने कभी विषबिच्छू नामक प्राणी के बारे में सुना है? गुलरुख मुस्कराया, जिस बिच्छू का जहर तुम्हें दिखता नहीं, वही सबसे गहरा होता है। बीरबल, ये सिर्फ एक शुरुआत है। वो बिच्छू अब तुम्हारे विचारों में प्रवेश कर चुका है। कौन है वो? बीरबल ने पूछा। गुलरुख का चेहरा सख्त हो गया। उसने बस इतना कहा, बिच्छू दिखाई नहीं देता, पर उसकी पूंछ हर दरबार में होती है। अगले दिन बीरबल ने ध्यान नहीं दिया और उनके वस्त्रों में एक छोटी सी सुई चुभ गई। पहले तो उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ ही घंटों में उन्हें तेज सिरदर्द, भ्रम और स्वप्न आने लगे। स्वप्न में उन्होंने एक बिच्छू देखा जो बोल सकता था। तुम सत्य के बहुत करीब आ गए हो बीरबल। अब या तो पीछे हट जाओ या आत्मा खो बैठो। बीरबल के लिए यह अब व्यक्तिगत लड़ाई बन चुकी थी। बीरबल ने खुद को एक कक्ष में बंद कर लिया और एक विशेष वैद्य को बुलाया। एक प्राचीन औषधि, विषहर वटिका के प्रयोग से उन्होंने शरीर से विष को निकाला। अब उनकी समझ में आया, ये जहर केवल शारीरिक नहीं, चेतना पर हमला करता है। इसका समाधान केवल औषधि से नहीं, बल्कि उस तांत्रिक विचार को तोड़ने से होगा जिसे किसी ने महल में बोया है। अगली रात बीरबल ने खुद को अकेले बगीचे में रखा, वही स्थान जहां सबसे अधिक डंक लगे थे। उन्होंने एक मंत्र पढ़ा और हवा में वही नीली गंध फिर से फैल गई। फिर कुछ सरसराहट, एक परछाई प्रकट हुई। वो कोई इंसान नहीं, ना पूरी तरह जानवर था। वो एक आकृति थी जिसमें बिच्छू की पूंछ, इंसानी शरीर और लाल जलती आंखें थी। चांद की रोशनी में वह परछाई कुछ दूर खड़ी थी। उसकी जलती हुई लाल आंखें सीधे बीरबल की आंखों से टकराईं। पूंछ धीमे धीमे हिल रही थी, मानो वो बीरबल को चुनौती दे रही हो। तुमने मेरी चाल समझ ली बीरबल, उसकी आवाज गूंजती हुई थी। पर क्या तुम समझ पाओगे मेरे असली उद्देश्य को? बीरबल ने अपनी तलवार को नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि को हथियार बनाया। बताओ, कौन हो तुम और क्यों महल में विष फैलाया? परछाई ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मैं वो बिच्छू हूं जो नहीं दिखता, जो सोचों में डंक मारता है। पर असली सवाल है, क्या तुम मेरे जाल से बाहर निकल पाओगे? बीरबल समझ गई कि यह कोई साधारण दुश्मन नहीं है। उन्होंने सोचा कि परछाई के पीछे कोई मानव शक्ति है जो इतनी चतुराई से महल में गुप्त विष फैला रही है। अगले कई दिनों तक बीरबल ने महल के दरबारियों की हर चाल पर नजर रखी। कोई भी असामान्य हरकत हो, कोई भी संदिग्ध वस्तु मिले, सबकी तहकीकात की गई। पर पर्दे के पीछे एक गहरा षड्यंत्र चल रहा था। कोई ऐसा जो कभी सामने नहीं आता, पर सब पर राज करता है। एक रात बीरबल ने महसूस किया कि वो अकेले नहीं है। किसी ने उनकी छाया को छुआ। अचानक एक आवाज उनके कानों में गूंजी, तुम बहुत दूर आ गए हो बीरबल, पर याद रखो, इस खेल में हार वही है जो सबसे ज्यादा जानता है। बीरबल ने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। वो जान गए कि उनका दुश्मन अब उनके करीब आ चुका है। बीरबल ने अपने करीबी लोगों को इकट्ठा किया और महल के पुराने दस्तावेजों में छुपे एक रहस्य को खोज निकाला। एक प्राचीन अखाड़े की कहानी
जिसमें एक विषैले बिच्छू को बंदी बनाकर रखा गया था। पर कुछ वर्ष पहले वो बंदी कहीं खो गया। क्या संभव है कि वो बिच्छू आज भी जीवित हो? अकबर ने पूछा। या फिर वो किसी के दिल में पल रहा है? बीरबल ने जवाब दिया। बीते दिनों से बीरबल के सपने लगातार परेशान कर रहे थे। सपनों में वो देखता कि बिच्छू उसके दिमाग में प्रवेश कर रहा है, उसके विचारों को मोड़ रहा है। ये केवल जहर नहीं, मानसिक जाल है, बीरबल ने अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी से कहा। जैसे ही बीरबल सच्चाई के करीब पहुंचा, एक पुराना पत्र मिला जिसे किसी ने महल के गुप्त तहखाने में छुपा रखा था। पत्र में लिखा था कि महल के किसी मंत्री का बेटा इस विषैले बिच्छू का असली स्वामी है। ये खबर पूरे दरबार में सनसनी फैला सकती थी, पर बीरबल ने इसे गुप्त रखा और योजना बनाई कि किस तरह इस साजिश का पर्दाफाश किया जाए। एक रात परछाई ने बीरबल के सपनों में फिर से प्रवेश किया। इस बार उसने धमकी दी, अगर तुमने मेरे स्वामी का नाम उजागर किया तो महल में एक ऐसा तूफान आएगा जिसका अंत कोई नहीं देख पाएगा। बीरबल जगा, लेकिन वे जानते थे कि सच का सामना करना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। बीरबल ने महल के कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ मिलकर उस मंत्री के पुत्र की तलाश शुरू की। पर जैसे ही वे उसकी मौजूदगी के करीब पहुंचे, कई अजीब दुर्घटनाएं होने लगी, जैसे कोई छाया हर कदम पर उनके पीछे हो। अचानक महल के एक और सदस्य बीमार पड़ा, और इस बार जहर का निशान बीरबल के अपने करीबी सहयोगी पर दिखा। ये बात अब गुप्त नहीं रही, विष फैलाने वाला दुश्मन सीधे दरबार के बीच में था। बीरबल ने एक योजना बनाई, एक जाल बिछाया जिसमें बिच्छू की परछाई और उसके स्वामी दोनों फंस सके। पर उन्होंने सावधानी बरती, क्योंकि वे जानते थे इस खेल में एक भी गलत कदम मौत का कारण बन सकता है। जाल बिछाने के दौरान बीरबल को एक पुराने खजाने में एक ताबीज मिला जिस पर बिच्छू की छवि उकेरी हुई थी। ताबीज पर एक अभिशाप लिखा था जो किसी के दिमाग को बिच्छू की तरह डंक मार सकता है। बीरबल के सामने कई रहस्य और सवाल थे। वो मंत्री का बेटा असली स्वामी है या किसी और का मुखौटा? बिच्छू की परछाई का असली मकसद क्या है? क्या बीरबल खुद इस जाल में फंसेंगे? एक अंधेरी रात, जब महल में सभी सो रहे थे, बीरबल अकेले बगीचे में खड़े थे। उन्होंने अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की, पर उनकी आंखों के सामने वही लाल जलती हुई आंखें फिर प्रकट हुई। परछाई ने कहा, तुमने मुझे खोज लिया, लेकिन असली बिच्छू अभी भी छुपा है। और तभी पीछे से कोई धीमी लेकिन ठंडी हंसी गूंजी। बीरबल ने मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। सिर्फ हवा में बिच्छू की पूंछ हिल रही थी। चांद की ठंडी रोशनी में बीरबल अकेले महल के बगीचे में खड़े थे। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। उनकी आंखें उस परछाई को खोज रही थी, वही जलती हुई लाल आंखों वाली परछाई जिसके बारे में वह दिनों से सोच रहे थे। तुमने मेरी चाल समझ ली, बीरबल, आवाज फिर से गूंज पड़ी, धीमी लेकिन तीव्र। बीच बगीचे में कहीं से कोई दिखाई नहीं दिया, पर अचानक पीछे से ठंडी हवा का झोंका लगा और परछाई की एक हाफती सी आवाज ने उनके कानों में गूंजना शुरू कर दिया। ऐसा लगा जैसे कोई मौजूद है, पर फिर वो गुम हो जाता है। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं केवल एक परछाई हूं? मैं उस छिपे हुए जहर का प्रतीक हूं जो इस महल में फैला है। लेकिन मेरा असली मकसद क्या है, ये तुम नहीं जानते। बीच में अचानक बगीचे के किनारे से कोई हलचल हुई। बीरबल ने तुरंत तलवार निकाली और उस दिशा में देखा, पर वहां सिर्फ एक काला पंख वाला बाज बैठा था जो तेजी से उड़ गया। बीच बीच में हवा के झोंकों के बीच वो गूंजती आवाज बीरबल के दिमाग में जैसे जहर की तरह चुभ रही थी। तुमने मेरी चाल समझ ली है, पर क्या तुम उस सबसे बड़े जाल से बच पाओगे जो तुम्हारे अपने दरबार में बुना गया है? अगले दिन बीरबल ने सम्राट अकबर को पूरी स्थिति से अवगत कराया। सम्राट गंभीर थे, पर बीरबल की सूझबूझ पर भरोसा करते हुए उन्होंने कहा, यह मामला केवल विष का नहीं, विश्वास का भी है। तुम्हें न केवल उस छिपे हुए बिच्छू को पकड़ना होगा,
बल्कि ये पता लगाना होगा कि वो किसके हाथ में है। बीच बीच में दरबार के कुछ सदस्य अजीब व्यवहार करने लगे थे। बीरबल ने गुप्त जांच शुरू की, लेकिन हर बार जैसे कोई उन्हें उनके कदमों से एक कदम आगे ही निकाल देता। एक दिन अचानक मंत्री अमरचंद की बहू, जो अक्सर कक्ष 117 में रहती थी, बीरबल के पास आई। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे डर है, मेरे परिवार में कुछ अजीब हो रहा है, पर मैं किसे बता पाऊं। बीच बीच में उसके शब्दों में कुछ अधूरी बातें थी, जो बीरबल के मन में नई शंका उभरी। बीरबल ने कक्ष 117 में फिर से खुदाई की। उन्होंने देखा कि वहां पर छुपा एक पन्ना था, जिस पर तांत्रिक प्रतीकों के साथ लिखा था, विचारों में विष, शब्दों में जहर। पन्ने के नीचे एक कविता लिखी थी, जहां देखो वही डंक है छुपा, नजर न आए जो, वही विष का जाल है। बीच बीच में बीरबल की कल्पना में वो परछाई फिर उभरती और वो कविता बार बार दिमाग में गूंजती। रात को बीरबल के सपनों में वो बिच्छू आया जो बोलता था। उसने कहा, बीच बीच में सच को पकड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि सच के पीछे झूठ के कई चेहरे होते हैं। तुम जाल में फंस रहे हो, बीरबल। बीच में बीरबल ने सपनों में देखा कि एक साया किसी दरबार के सदस्य को छुप छुपाकर विष दे रहा है, पर जैसे ही बीरबल उस साये के पीछे जाने की कोशिश करता, वो धुंध में खो जाता। बीच बीच में बीरबल ने दरबार के कई लोगों पर शक किया, लेकिन किसी के भी खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिला। इसी बीच मंत्री अमरचंद की बहू अचानक गायब हो गई। वो पीछे छोड़ गई एक पन्ना, जिस पर लिखा था, जो सच का पीछा करता है उसे खुद को छुपाना पड़ता है। बीच बीच में बीरबल को समझ आने लगा कि ये खेल इतना साधारण नहीं है। महल के भीतर कोई छुपा हुआ दुश्मन है, जो शहंशाह की सत्ता तक को खतरे में डाल सकता है। बीच बीच में बीरबल ने अपनी पूरी टीम में नए सदस्यों को शामिल किया। उनमें एक अजीब युवक था, जो तंत्र मंत्र का जानकार था, पर उसका अतीत अस्पष्ट था। बीच बीच में बीरबल ने उस युवक को गुप्त निगरानी में रखा, पर वो युवक अक्सर बीरबल के सामने छुप जाता। बीच बीच में महल में अजीब घटनाएं होने लगी, जैसे किसी ने अचानक दरवाजे बंद कर दिए हों या किसी ने कहीं जहर छुपा दिया हो। बीच बीच में बीरबल को एहसास होने लगा कि वो अपनी ही परछाई के पीछे भाग रहा है और कोई उसे गुप्त तरीके से नियंत्रित कर रहा है। बीच बीच में बीरबल को महल की पुरानी पुस्तकालय में एक दस्तावेज मिला, जिस पर लिखा था कि बिच्छू की शक्ति केवल शारीरिक विष नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक दंश भी है। बीच बीच में दस्तावेज ने बीरबल को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद बिच्छू महल के लोगों के मन की कमजोरी का ही उपयोग कर रहा है। बीच बीच में बीरबल ने तय किया कि अब वो महल की सबसे गुप्त प्रयोगशाला में जाकर इस रहस्य को सुलझाएंगे। पर रास्ते में ही उन्हें एक अजीब खत मिला, सावधान, हर कदम पर छिपा है मौत का जाल। बीच बीच में बीरबल जब प्रयोगशाला के दरवाजे पर पहुंचे, तो उनके सामने एक हल्की परछाई फिर उभरी, वो बिच्छू। पर इस बार परछाई ने कहा, तुमने मुझे खोज लिया, बीरबल, पर असली खेल अभी शुरू हुआ है। तुम्हें अपना सबसे बड़ा खतरा अभी दिखेगा। बीच बीच में हवा में कोई ठंडी हंसी गूंज उठी और बिच्छू की पूंछ एक बार फिर हवा में हिल गई। बीच बीच में बीरबल ने अपने कदम पीछे खींचे, पर उन्होंने तय कर लिया, अब सच का पर्दाफाश होना ही है। चांदनी रात थी। महल की दीवारों पर पेड़ों की परछाइयां डोल रही थी। बीरबल बगीचे की ओर बढ़ रहे थे। उनकी आंखें हर उस चीज को टटोल रही थी जो कहीं छुपी हुई हो। उन्हें उस बिच्छू की परछाई के बारे में कई बातें याद आ रही थी। जलती हुई लाल आंखें, धीमे धीमे हिलती पूंछ और भयावह आवाज जो कानों में गूंजती थी। तुमने मेरी चाल समझ ली, बीरबल, आवाज फिर गूंजी, पर क्या तुम मेरे असली मकसद को समझ पाओगे? बीच बगीचे में अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और पेड़ों की पत्तियां सरसराई। बीरबल ने अपनी तलवार संभाली। कुछ दूर झाड़ियों के बीच से एक हलचल हुई। उन्होंने ध्यान से देखा, पर वहां सिर्फ एक बाज था जो तेजी से उड़ गया। मैं केवल एक परछाई नहीं,
मैं उस जहर का प्रतीक हूं जो महल के अंदर गहरा समाया है। आवाज फिर से गूंजी। पर तुम्हें यह जानना होगा कि असली बिच्छू कहीं और है। अगले दिन बीरबल ने सम्राट अकबर को सारी बात बताई। अकबर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। ये मामला केवल विष फैलाने का नहीं, विश्वासघात का भी है। उन्होंने कहा, तुम्हें केवल बिच्छू को पकड़ना नहीं, बल्कि उसके रहस्यों को भी समझना होगा। बीच बीच में दरबार में कुछ लोग अजीब से बर्ताव करने लगे थे। बीरबल ने चुपके से उनकी हरकतों पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक दिन मंत्री अमरचंद की बहू बीरबल से मिली। उसकी आंखों में डर साफ था। मुझे लगता है कि मेरा परिवार भी इस जाल में फंसा हुआ है, उसने फुसफुसाया। बीच बीच में उसकी बातें अधूरी रह जाती थी। बीरबल के मन में कई सवाल उठने लगे। बीच बीच में बीरबल कक्ष 117 गए। वहां एक पुरानी दराज में तांत्रिक निशान और एक छिपा हुआ पन्ना मिला। उस पर लिखा था, जहां भी देखो वहां डंक है छुपा, जो न दिखे वही विष का जाल है। बीच बीच में उस पन्ने की कविता बीरबल के दिमाग में गूंजती रही। रात में बीरबल ने देखा कि बिच्छू उनके सपनों में आया। उसकी आवाज धूमिल थी। तुम सच को पकड़ना चाहते हो, पर सच के पीछे झूठ के कई चेहरे होते हैं। तुम अपने ही जाल में फंस सकते हो। बीच बीच में बीरबल सपने में किसी छाया को, किसी दरबार के सदस्य को जहर देते देखते, पर जब वो पीछा करता, वो छाया धुंध में खो जाती। दरबार में कई लोगों पर शक हुआ, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। फिर मंत्री की बहू अचानक गायब हो गई। उसकी जगह एक खत मिला, सच के पीछे भागो, पर याद रखो, हर सच का एक जहर भी होता है। बीच बीच में बीरबल को लगने लगा कि ये खेल बड़ा और गहरा है। कोई महल के अंदर से सत्ता पर नजर रख रहा है। बीच बीच में बीरबल ने एक तांत्रिक युवक को अपनी टीम में शामिल किया। उसका अतीत रहस्यमयी था। वो अक्सर बीरबल से छिपता रहता। महल में अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे अपने आप बंद होना, जहर की गंध आना। बीरबल ने महसूस किया कि वो परछाई के पीछे भाग रहा है और कोई उसे नियंत्रित कर रहा है। पुरानी लाइब्रेरी में बीरबल को दस्तावेज मिला, जिसमें लिखा था कि बिच्छू की शक्ति सिर्फ जहर नहीं, मन का दंश भी है। बीच बीच में बीरबल ने महल की प्रयोगशाला की ओर कदम बढ़ाए। वहां एक खत मिला, हर कदम पर मौत का जाल बिछा है। प्रयोगशाला के दरवाजे पर पहुंचकर बीरबल ने देखा कि बिच्छू की परछाई फिर सामने आई। तुमने मुझे खोज लिया, पर असली खेल अभी शुरू हुआ है। हवा में ठंडी हंसी गूंजी। बीच बीच में बिच्छू की पूंछ हिल रही थी। बीच बीच में बीरबल ने कदम पीछे लिए, लेकिन उन्होंने ठाना सच का पर्दाफाश होगा। चांदनी रात में बीरबल ने महल की उस गुप्त प्रयोगशाला के दरवाजे को खोला, जहां कई दिनों से वो छिपे हुए रहस्य की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। अंदर एक अजीब सी ठंडी हवा थी और हल्की सी रोशनी किसी रहस्यमय मंत्र की तरह चारों ओर फैल रही थी। बीच बीच में उनकी नजर एक पुरानी धूल भरी किताब पर पड़ी, जिसके पन्ने खुद ब खुद खुल रहे थे। किताब में लिखा था, जिस दिन बिच्छू की पहचान होगी, उसी दिन महल की असली सत्ता भी खुलेगी। पर सच का सामना करने के लिए अपनी हर कमजोरी से लड़ना होगा। बीरबल ने गहरी सांस ली। तभी एक धीमी, सिहरन पैदा करने वाली हंसी महल के कोनों से गूंजने लगी। तुमने मुझे खोज लिया, बीरबल। उस आवाज में अब कहीं मायूसी थी, कहीं चुनौती। पर असली सवाल यह है, क्या तुम सच को स्वीकार कर पाओगे? बीच बीच में दरवाजे के बाहर कदमों की आहट हुई। बीरबल ने तलवार संभाली और धीरे धीरे दरवाजा खोला। वहां वह तांत्रिक युवक खड़ा था, जिसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। मुझे तुम्हारे सामने सच लाना है, उसने कहा, पर सच कुछ ऐसा है जिसे सुनकर तुम्हारा विश्वास टूट सकता है। बीच बीच में बीरबल ने अपनी तलवार नीचे रख दी और तैयार हो गए सच सुनने के लिए। तभी एक गुप्त दरवाजे से छाया बाहर निकली। वो वही बिच्छू था, पर इस बार वो एक मानव के रूप में सामने आया। मैं वो नहीं हूं जो तुम सोचते हो, उसने कहा, और मेरी कहानी उस जहर से भी जटिल है
जो तुम समझते हो। बीच बीच में वो आदमी हंस पड़ा और हवा में फिर से वही ठंडी रहस्यमयी हंसी गूंज उठी। महल की गुप्त प्रयोगशाला में ठंडी हवा चल रही थी। बीरबल ने गहरी सांस ली और उस चमकीले ताबीज को देखा। उसे देखकर ऐसा लगा मानो एक जादुई शक्ति महल के अंदर फैल रही हो। तांत्रिक युवक ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। ये ताबीज कई सदियों पुराना है। इसे किसी भी शासक ने हाथ लगाया, उसने अपार शक्ति हासिल की, पर साथ ही उसे अपने आसपास के लोगों पर शक भी हुआ। यही कारण है कि कई बार ये ताबीज परिवारों को बर्बाद कर चुका है। बीच बीच में युवक ने कहा, मैंने इसे छुपा दिया था ताकि महल में शांति बनी रहे, लेकिन अब ये बाहर आ गया है। इसकी ताकत का दुरुपयोग हो रहा है। बीच बीच में मंत्री अमरचंद की बहू ने सच उगला। मेरे पिता इस ताबीज की ताकत से महल में सत्ता हासिल करना चाहते थे, लेकिन वे इसे सही तरह से नियंत्रित नहीं कर पाए। बीच बीच में अकबर ने गुस्से में कहा, ऐसा करने वाले मेरे विश्वासघातियों से बड़ी भूल कोई नहीं। बीच बीच में बीरबल ने कहा, ताबीज को खत्म करने का एक ही तरीका है, इसका स्रोत खोजना, जो इस ताबीज की शक्ति को नियंत्रित करता है, और वो कहीं गहरी जमीन के नीचे छिपा है। बीच बीच में बीरबल ने महल के नीचे एक पुरानी सुरंग ढूंढ निकाली। सुरंग में कई पेचीदा निशान बने थे, जो ताबीज की शक्ति को कम करने का रास्ता दिखा रहे थे। सुरंग के अंदर धीरे धीरे चलने पर बीरबल को अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई जहर फैलाने वाला बिच्छू उनके पीछे छुपा हो। सुरंग के आखिरी हिस्से में पहुंचकर बीरबल ने देखा एक बड़ा कमरा, जिसमें एक प्राचीन मीनार थी। मीनार के नीचे ताबीज रखा था, लेकिन उसके आसपास सुरक्षा के लिए कई जादुई रक्षाएं थी। बीच बीच में तांत्रिक युवक ने जादू से सुरक्षा कवच हटाना शुरू किया। तभी एक धुंधली परछाई आई। तुमने बहुत दूर तक आकर सच को सामने ला दिया, लेकिन क्या तुम इसे खत्म करने का साहस रख पाओगे? बीच बीच में उस परछाई ने अपनी असली शक्ल ली। वो कोई और नहीं बल्कि मंत्री अमरचंद था, जो ताबीज की शक्ति को अपने कब्जे में लेना चाहता था। बीच बीच में एक भयंकर लड़ाई शुरू हुई। बीरबल ने अपनी सूझबूझ और तलवार से मुकाबला किया, जबकि तांत्रिक युवक जादू का सहारा ले रहा था। लड़ाई के बीच मंत्री अमरचंद ने ताबीज को पकड़कर उसे अपने सीने से लगाया, जिससे उसकी शक्ति दोगुनी हो गई। बीच बीच में वो बिच्छू की तरह घातक हो गया और उसने महल के अंदर हर किसी को डराना शुरू किया। बीरबल ने देखा कि सीधे लड़ाई में जीतना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने ताबीज को छीनने के लिए मंत्री के सामने एक नकली ताबीज रख दिया, जिसमें जहर था जो चंद सेकंडों में अपना असर दिखाएगा। मंत्री ने फौरन नकली ताबीज पकड़ लिया और जैसे ही उसने उसे छुआ, वो जहर तुरंत सक्रिय हो गया। मंत्री की शक्तियां कम होने लगी और वो नीचे गिर पड़ा। बीरबल ने बक्सा उठाया। उसमें एक सूक्ष्म बिच्छू की आकृति थी, जो चमक रही थी, और उसके डंक से जैसे कुछ आवाजें निकल रही थी। तुम सोच रहे हो कि ये बिच्छू कोई जीव है, लेकिन ये तो एक प्रतीक है, युवक बोला। जो भी इसे रखता है वह या तो महल पर राज करता है या मरता है। बीच बीच में युवक ने कबूल किया कि वो खुद वो बिच्छू है जो सत्ता पाने के लिए सभी को डराता था, पर अब वो थक चुका था। मैं चाहता हूं कि ये जादू खत्म हो, पर इसे खत्म करना इतना आसान नहीं। तभी महल के अन्य दरबारी लोग अंदर घुस आए। उनमें मंत्री अमरचंद भी थे, जिनकी बहू भी उनके साथ थी। वो बहू अब खुलकर बोल रही थी, सच यही है कि हम सब इस जादू के जाल में फंसे हुए थे। हर कोई अपनी अपनी चाल चला रहा था। बीच बीच में सम्राट अकबर आए और उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ से ये राज खुला, पर यह अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। बीरबल ने ताबीज को ध्यान से देखा, फिर उसने उसे सावधानी से एक बड़े कांच के बक्से में बंद किया। यह बिच्छू अब और किसी को नष्ट नहीं करेगा, पर याद रहे, शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। बीच बीच में सभी ने राहत की सांस ली। महल में फिर से शांति लौटने लगी।